हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। एक नए टॉपिक के साथ हिस्ट्री का, जिसमें पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए थे, जिसमें मैंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात किया था, उसके बाद गजनी के बारे में बात किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में जो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया मोहम्मद गौरे, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरे के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे देखना होगा। तो अगर आप देखो तो गजनी भारत से 17 बार आक्रमण किए और यहाँ से उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। उसके बाद से वो वापस चले गए। उसके बाद जब वो वहाँ गए तो फिर मर उनका भी हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को अपनी मृत्यु से पहले ही 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक का उन्होंने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को बनाया और दूसरा मसूद, क्या नाम है? मसूद। दूसरा कौन था? मसूद। मसूद को बनाया। छोटा बेटा मसूद था, बड़ा बेटा मोहम्मद था। इन दोनों भाइयों के बीच युद्ध हो गया कि साम्राज्य हम लेंगे, जबकि उन्होंने आधा आधा बांटा था। तो छोटा भाई जो मसूद था उसने बड़ा भाई मोहम्मद को पराजित करके पूरा साम्राज्य पे अधिकार कर लिया। यहाँ तक ठीक चला था। इसके बाद इजाजुद्दीन, याद रखिएगा नाम, इजाजुद्दीन मसूद के बाद इजाजुद्दीन शासक बना। इजाउद्दीन के शासनकाल में ही गौर का जो यहाँ पर शासन था वो अपने साम्राज्य क्या करने लगा? विस्तार करने लगा। उसके बाद सैफुद्दीन हुआ। सैफुद्दीन को गयासुद्दीन ने पराजित कर दिया। गयासुद्दीन गौर का शासक था। गौर का शासक गयासुद्दीन ने किसको? सैफुद्दीन को पराजित करके गजनी का जो एरिया था, यहाँ पर गजनी का एरिया था, इस गजनी वाले एरिया को उसने क्या कर लिया? जीत लिया। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई सुहाबुद्दीन, जो बाद में जाके मोहम्मद गौरे बना, सुहाबुद्दीन को इस एरिया का शासक, यहाँ से तो उसका बड़ा भाई था, इस एरिया का शासक बना दिया। देखो यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? उसका नाम था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन यहाँ से आया, क्या किया? गजनी वंश का, क्योंकि गजनियों का शासन गजनी के बाद से, महमूद गजनी के बाद से ही कमज़ोर होने लगा। उसके नीचे इल्फ जाइयों ने बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया था। सलकुजियों ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो इन सब कारण से गजनी साम्राज्य था वो कमज़ोर हो चुका था और इसका फायदा उठा रहा था कौन? गौर उठा रहे थे। उसने क्या किया? किसने? गयासुद्दीन ने सैफुद्दीन को पराजित किया और वहाँ पर अपना सत्ता स्थापित कर दिया और अपने भाई सुहाबुद्दीन, जो बाद में मोहम्मद गौरे बनेगा, उसे कहाँ का शासक बना दिया? गजनी का। अब गजनी का शासक बन चुका था कौन? वो कब बना? 1173 में ये गद्दी पर बैठ गया। अब देखिए, गजनी का शासक बन गया। इधर साइड अगर देखो तो ये खुरासान का एरिया है। इधर खुरासान है, ख्वारिज्म का क्षेत्र है, ये ख्वारिज्म में है, उधर खुरासान का शासन हुआ करता था। गजनी इधर विस्तार करने के लिए प्रयास कर रहा था, परंतु उधर शक्तिशाली ख्वारिज्म का शासन था, उसे पराजित करना मुश्किल था। ऊपर इसके भाई ने शासन कर रखा था, जिसने इसे गद्दी दी थी गजनी की। अब इसके पास अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक ही क्षेत्र दिख रहा था और वो था अपना भारत। इसने उसी को फॉलो भी कर दिया। इसने यहाँ से इस और अपना साम्राज्य विस्तार के लिए ध्यान दिया। एक बात और याद रखना है, बाकी इससे पहले जो भी आए, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम आए या फिर सुहाबुद्दीन आए, उसके बाद महमूद गजनी आए, इन्होंने भारत में आया, धन लूटा, वापस चले गए। इनका एक ही उद्देश्य होता था, भारत में धन लूटना। लेकिन पहला शासक, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि पहला तुर्की यानी पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने और जिसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापना करना था? तो किसका उद्देश्य था? मोहम्मद गौरे का। वो इस क्षेत्र पे आया। सबसे पहले उसने 1175 में, कहाँ पर? 1175 पे उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। ये देखो यहाँ पे मुल्तान है, ये एरिया है मुल्तान का। उसने मुल्तान पे क्या कर दिया? आक्रमण किया। यहाँ इसका शासन था, यहाँ से आया, मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान का उस समय जो शासक था कर्माथियों जाति का, कर्माथियों एक जाति थी वहाँ पर मुल्तान के एरिया में, कर्माथियों का शासन था। कर्माथियों का शासन कहाँ था? मुल्तान वाले एरिया में कर्माथियों का शासन था, उसे उसने पराजित कर दिया। अब देखो, गजनी को उसने जीत चुका था। उसके बाद उसने मुल्तान को जीत लिया। कब जीता? 1175 में जीत लिया। 1176 में इसने क्या किया? सिंध को जीता। सिंध को जीतने के साथ ही अब इसका सीमा किससे टकरार होने लगा? इसके सीमा का तो चालुक्यों से इसका टकरार होगा।
चालुक्य जिसको सोलंकी वंश भी कहते हैं। तो यहाँ पर सोलंकी वंश का उस समय जो शासक था वो था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय, और उसकी एक माँ थी, विधवा माँ थी, जिसका नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? नायिका देवी। अब देखो यहाँ से गौरे यहाँ पर आक्रमण करेगा, कहाँ? गुजरात यहाँ तक। तो सिंध तो 1176 में सिंध को जीत लिया था, और 1175 में उसने मुल्तान में उसका पहला आक्रमण था। सिंध को जीतने के बाद सिंध का वहाँ पर पाटन वहाँ से बहुत नज़दीक था, तो उसने गुजरात पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। याद रखना है, कहाँ? गुजरात पे उसने आक्रमण कर दिया। गुजरात का शासक उसमें सोलंकी वंश का शासक कौन था? भीम द्वितीय था। कौन? भीम द्वितीय। पाटन गुजरात में आक्रमण किया, वहाँ पर भीम द्वितीय शासन कर रहा था। इसकी माँ का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था इसकी माँ का? नायिका देवी। नायिका देवी ने बोला, एक काम करो बेटा, तुम आराम से क्या करो, बैठो, युद्ध का नेतृत्व मैं करता हूँ। और नायिका देवी युद्ध का नेतृत्व करने जाती है। एक इधर विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरे, क्रूर आदमी, और इधर एक नायिका वीर वीरांगना है। उन्होंने युद्ध मैदान में छक्के छुड़ा दिए मोहम्मद गौरे। इस तरह से पीटा, लपेट लपेट के पीटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा, इस प्रकार बुराई से हराया कि अगले 15-17 साल उसने भारत की इधर देखा नहीं। इतना बेजोर हार हार के यहाँ से गया था। वो भी किसके हाथ हो? एक महिला के हाथ, जहारू से मारी थी शायद। तो यहाँ से वो क्या हो गया? वापस चला गया। अब लेकिन वो भी मानने वाला शासक नहीं था, महत्वाकांक्षी शासक था। विस्तारवादी योजना उसकी नीति का मूल उद्देश्य था। तो उसने क्या किया? यहाँ पर गया, वहाँ से लेके 1191-92 तक वह शांत रहा। उसके बाद से वो यहाँ पर पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था। ये पूरा एरिया देख रहे हैं, पंजाब का क्षेत्र, इधर पेशावर पंजाब। तो पंजाब का जो एरिया था, यहाँ पर उस समय गजनी वंश का अंतिम शासक शासन कर रहा था, जिसका नाम था, ये देखो, खुसरो मल्लिक। ये नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गजनी वंश का अंतिम शासक कौन रहा था? तो वो था खुसरो मल्लिक। खुसरो मल्लिक को इसने बुरी तरह पराजित कर दिया, एकदम ऐसे ही हल्के में उसे पराजित करके पंजाब पे अधिकार कर लिया। ये तो आपने पंजाब पे ये अधिकार कर लिया। अब एक बार हम इधर का परिदृश्य देखते हैं। यहाँ पर चौहान वंश के शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान, या उसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, वो इस एरिया पर शासन कर रहा था। ये भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसने सोलंकियों के कुछ एरिया को, इधर का कुछ एरिया को जीत लिया था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। जिसके कारण इसका दुश्मनी किससे हो गया था? चालुक्य सोलंकियों से इसकी दुश्मनी थी। चंदेलों से भी इसका दुश्मनी था, क्योंकि चंदेल से एक तो साम्राज्य को लेके इसके कुछ एरिया को इसने जीत लिया था, उसको लेके टेंशन था, उसके एरिया पे हमला किया था। दूसरा, इसकी बेटी थी संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता का प्रेम के बारे में आपने सीरियलों में देखा होगा, पृथ्वीराज और संयोगिता का। संयोगिता के साथ उनका प्रेम संबंध था, और उन्होंने स्वयंवर से जयचंद के इच्छा के विरुद्ध संयोगिता का अपहरण करके ले आया था। अपहरण क्या, वो तो तैयार थी, क्योंकि पुतला जो गेट पर स्वागत के लिए बना दिया गया था, पृथ्वीराज का बेइज्जती के लिए गेट पर वो स्वागत कर रहे थे पुतला, तो वो उसी को जाके माला पहना देती है स्वयंवर में। पृथ्वीराज आता है, संयोगिता को उठा के लेके चला जाता है। तब से जयचंद बदला लेने के लिए सोच रहा था, कब मौका मिलेगा बदला लेंगे। तो इसके चंदेलों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे। संयोगी इधर सैन वंश का शासन था, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। मैंने यही दोनों को हमको अभी देखना। अब 1191 ईस्वी है, मोहम्मद गौरी 1191 पर आक्रमण कर देता है तराइन में। यहाँ तराइन पे उसने आक्रमण कर दिया, क्योंकि पंजाब में जब उसने खुसरो मलिक को पराजित किया था, तो अब उसकी सीमा क्या हो रही थी? चौहान वंश से टच कर रहा था, तो युद्ध तो होना ही था। तो दोनों के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह रौंद दिया, पीट डाला एकदम पूरी तरह से। और कहा जाता है कि जब उसके चोट लग गए थे, उसे भाला लग गया था, एक गोविंद राय करके सेनापति हुआ करते थे, उसके भाले लग गए थे उसको, मोहम्मद गौरी को। किसी तरह वो वहाँ से भागा। और राजपूतों की खासियत हुआ करती थी कि जो भाग रहे होते थे, यानी पीठ पे वार नहीं करते राजपूत, तो पीठ पर इसने वार नहीं किया पृथ्वीराज चौहान, और ये पृथ्वीराज चौहान की गलती थी। अगर वो उस दिन मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होती, लेकिन उसने भागते हुए मोहम्मद गौरी को यूं ही जाने दे दिया। उसके बाद
वो वापस चला गया। इधर पृथ्वीराज चौहान क्या किया, इसके क्या बोलते हैं संयोगिता का अपहरण कर लिया। 1 साल कहा जाता है कि वो अपने रूम से, अपने महल से नहीं निकला, इतना ज़्यादा प्यार करता था संयोगिता से। इधर 1 साल उसने क्या किया, मोहम्मद गौरे ने 1 साल प्रण कर लिया था कि मैं ठीक से खाना पीना नहीं खाऊंगा जब तक मैं पृथ्वीराज को हरा कर नहीं आऊँगा। 1 साल उसने पूरी तैयारी की, विशाल सेना बनाया, कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। और ये जब चंदेल शासक, घरवाल में चंदेलों का शासक था, घरवाल का ये क्षेत्र था, जयचंद यहाँ के शासक थे। जयचंद ने क्या बोला, उसे तो बदला लेना था पृथ्वीराज से, क्योंकि उसकी बेटी को उठा के वो लेके चला गया था। तो उसने बुलावा भेजा, किसको, बोला मोहम्मद गौरी आइए हम आपके साथ हैं। अब तो कूटनीति भी स्थापित हो गई थी, तो आ गया मोहम्मद गौरे। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हो गया और पृथ्वीराज बुरी तरह से पराजित हो गए। पराजित होने के बाद दो जो, अगर अब चंद्रबरदाई जो उनके दरबारी थे, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर उस बुक को देखा जाए तो बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान कैद कर लिए गए। जब उन्हें वापस लेके गया तो पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण आता था चलाने के लिए। तो वहाँ पर चंद्रबरदाई बोलते हैं कि 4 बांस और 24 गज, 4 बांस 24 गज अगलू हियात कुछ कर किसी तरह का बैठा है सुल्तान, इसे मारने मत चुको सुल्तान, इस तरह से कुछ है। तो अगर उसका देखा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं, चंद्रबरदाई क्या दिखा रहा था कि सदवेदी बाण जानता था और उसने हत्या कर दी किसकी, गोरे की। लेकिन ये कहीं प्रमाणित नहीं होता, कहीं 1206 तक गोरे जिंदा था। तो ये तो इसी तरह चंद्रबरदाई ने बरप्पन में, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था तो बरप्पन में लिख दिया। बस इतना याद रखना है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई और यहाँ पर अब इस एरिया में शासन किसका हो गया, गोरे का शासन स्थापित हो गया। अब देखो गोरे का कुछ और युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। 91-92 हो गया। 94 में इसने चंदावर का युद्ध किया। यही चंदावर बेचारा साथ दिया था कि आइए आइए ना, हम हैं आपके साथ, पृथ्वीराज को तो धूल चटा दीजिएगा। तो बोला ठीक है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी उसमें गिरना पड़ेगा। तो इसी गोरे, जिसका जयचंद ने जिसकी सहायता की थी, यही गोरे वापस आता है। और 1194 में चंदावर का युद्ध फिरोजपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर ये बुरी तरह से पराजित कर देता है जयचंद को। और अब ये एरिया भी इसका हो गया, पूरा गढ़वाल वाला एरिया इसका हो गया। इसके अलावा उसने फिर बयाना पे और ग्वालियर और बयाना को भी, इधर एरिया को पूरा जीतता है। तो इस तरह से उसका, गोरे का इस एरिया में विस्तार जारी रहा। अब इस बीच 2 चीज़ और देख लेते हैं, बख्तियार खिलजी के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो मोहम्मद गौरे थे उसका अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उसके 4 दास बहुत प्रसिद्ध थे। यालदोज था, कुवाचा था, बख्तियार खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। जिसमें जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और यालदोज। बख्तियार खिलजी भी उसका अच्छा खासा दास था, वो भी बहुत योग्य था, प्रकर्मी था। तो इसने बख्तियार खिलजी को इस एरिया में, मतलब कि इस भारत का इस वाले एरिया में विस्तार के लिए भेजा। किसको, बख्तियार खिलजी को। 1192 में बख्तियार खिलजी आता है अपना बिहार आया। औदंतपुरी में उस समय शासन, ये देखो औदंतपुरी इस एरिया में है। औदंतपुरी में उस समय शासन कर रहा था, उसका नाम था इंदुमर भीरू शासन कर रहा था औदंतपुरी में। उसने इंदुमर भीरू को बुरी तरह से पराजित किया। ये सब तो ठीक है, सबसे जो भयानक उसका कार्य था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया तो ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में इतना सारा किताबें थी, इतना सारा नॉलेज के चीज़ था कि उसे जलने में 6 मंथ लग गए थे। तो याद रखना है, कौन, बख्तियार खिलजी किसका दास था, किसका सेनापति था, गोरे का सेनापति था। 1192 में बिहार आया और इसने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया। औदंतपुरी के राजा इंदुमर भीरू को भी इसने पराजित कर दिया। अब इसका साहस और बढ़ गया, तो इसके बाद ये पहुंच गया बंगाल के। उसमें प्रतापी शासक हुआ करते थे लक्ष्मण सेन। सेन वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक थे लक्ष्मण सेन। पहली बार हिंदी में लिखा हुआ जो अभिलेख मिलता है, हिंदी में उत्कीर्णित पहला जो अभिलेख मिलता है लक्ष्मण सेन का मिलता है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी में लिखित पहला अभिलेख किस राजा का मिलता है, लक्ष्मण सेन का मिलता है। उस लक्ष्मण सेन को इसने
हमला कर दिया। बोला जाता है कि यह घोड़ा बेचने वाला के रूप में आया और सारा घोड़ा को लेकर अंदर गया और जहाँ लक्ष्मण सेन थे घेर लिया। और जैसे भी तरह हो, ये तो ऐतिहासिक बातें हैं, प्रमाणित नहीं है, तो इसने लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिया, बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब जब इसने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो इसका मनोबल एकदम बढ़ गया। बोला अरे यार ये तो कुछ नहीं है, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये बोला चलो एक काम करते, तिब्बत वाले एरिया पर चढ़ाई कर देते हैं। और ये इसकी भूल थी, तिब्बत वाले एरिया पे चढ़ गया। भीषण पहाड़ हुआ था उधर के शासक इस पे आक्रमण कर दिए, दोनों में युद्ध हुआ, बुरी तरह सफल रहा बख्तियार खिलजी, सैनिक भी मारे गए। अब वापस लौटे समय ये खुद भी मारा गया। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी की कहानी हो गई खत्म। गौरे के बाद एक बात गौरे का और याद करते हैं। गौरे जब यहाँ से वापस लौटा, इस एरिया को जीता और प्रशासक किसको बना दिया इस एरिया का, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक बनाया और अपने वापस चला गया। कहाँ, वहीं पर इसका जहाँ साम्राज्य था मध्य एशिया में, अपना इसको विस्तार करना था, तो उस एरिया में चला गया। और मोहम्मद गौरे का प्रबल प्रतिद्वंदी एक शासक था जिसका नाम था ख्वारिज्म शाह। ख्वारिज्म शाह और मोहम्मद गौरे के बीच में 1205 में युद्ध होता है और उस युद्ध में गौरे पराजित हो जाता है। और ये जो खोखर जनजाति था, जो आपको ये पंजाब वाला एरिया में जाट बोल सकते हैं खोखरों को, ये लोग क्या किया, अफवाह फैला दिया था कि मोहम्मद गौरी इस युद्ध में मारा गया। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद गौरी 1205 में आता है और खोखरों के जो उस समय के जो छोटे मोटे राजा थे उस एरिया में दमन करता है। और यही खोखर पंथ 1206 में क्या कर देगा, 1206 में हत्या कर देगा दैमक नामक स्थान पे। दैमक नामक स्थान पे 1206 में हत्या कर देगा कौन, यही खोखर। तो खोखरों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई 1206 ईस्वी में। तो ये इसका कहानी हो गया खत्म। इधर ऐबक को इसने कर दिया था प्रशासक। तो अब एक नए वंश की स्थापना हो जाएगी। कौन, क्योंकि कुछ समय तक तो वो सेनापति ने प्रशासक बन के रहा, लेकिन जब मोहम्मद गौरे ही नहीं रहेगा तो अब तो ये बन जाएगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब हम लोग जब दिल्ली सल्तनत के बारे में इसका बात करेंगे तो ऐबक से स्टार्ट करेंगे। अभी बस याद रखना है कि गजनी ने अपने साम्राज्य, गजनी वाला एरिया था वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था यालदौज को, और जो भारत वाला एरिया था यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था तो उसके दास ही उसके बाकी साम्राज्य पर शासन किए। अब एक बात समझो यार, उसका अपना बेटा नहीं था, कोई खानदान नहीं था, तो क्या जरूरत था इतना विस्तार करने का, इतना युद्ध लड़ने का, पता नहीं। चलो इतना हो गया मोहम्मद गौरे के बारे में। समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलो बाय, थैंक यू।